वेस्टर्न मीडिया के ऊपर भारतीय नीति प्रतिष्ठान ने शोध किया है। उस शोध को यदि एक पंक्ति में कहा जाए तो कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी। तब महात्मा गांधी ने कहा था, जिस व्यक्ति का जिक्र अभी शाहिद साहब कर रहे थे, इट इज गटर इंस्पेक्टर सिंह। ठीक उसी प्रकार से वेस्टर्न मीडिया ने भारत के चुनाव को देखने की कोशिश की, लेकिन शाहिद साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पश्चिम में भी एक बदलाव आया है। पहले पश्चिम भारत को देखने के लिए बौद्धिक परिश्रम करता था, वह वेद पुराण उपनिषद को भी टटोलता था, भारत की मानस को जानने की कोशिश करता था, और उस बौद्धिक आलस्य के कारण वो भारत के जो दूसरे आलसी वर्ग है, जिसकी बौद्धिकता का एकमात्र सूत्र होता है कि अपने वैचारिक विरोधियों को गाली देना और उसके आधार पर अपनी प्रगतिशीलता और वैधता को स्थापित करना, उन दोनों में एक अनहोली अलायंस हमें दिखाई पड़ता है। एक तरफ हिंदू और जनसत्ता में 150 कथित बुद्धिजीवी एक अपील जारी करते हैं कि किसी खास व्यक्ति पार्टी को वोट मत दो, तो न्यूयॉर्क टाइम्स का 19 सदस्यीय एडिटोरियल टीम उसी प्रकार की अपील जारी करता है कि भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार का हस्तक्षेप पहली बार देखा गया कि किसी अखबार का एडिटोरियल टीम एक अपील जारी करता है कि किसी खास व्यक्ति को भारत के मतदाताओं को वोट नहीं देना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर एक छोटा शोध हुआ है। दूसरी पुस्तिका सामाजिक क्रांति का दर्शन। मित्रों, एक बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति है कि 1920 में जब कांग्रेस का प्रस्ताव आ रहा था तो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखकर कहा था कि कांग्रेस के प्रस्ताव में कहीं पर भी अस्पृश्यता का जिक्र तक नहीं, और महात्मा गांधी के दबाव में कांग्रेस के प्रस्ताव में अस्पृश्यता को हटाने का जिक्र किया गया। 1933 में महात्मा गांधी को, मैं महात्मा गांधी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अस्पृश्यता को हटाने के लिए पूरे देश भर में अनंत कोशिशें हुई। सैकड़ों समाज सुधारकों ने कोशिशें की। भारत में समाज सुधार की जो प्रक्रिया रही है वो विकेंद्रीकृत प्रक्रिया रही है, डिसेंट्रलाइज्ड रहा है। महात्मा गांधी पहले चिंतक सुधारक थे जिन्होंने समाज सुधार को केंद्रीकृत किया है, सेंट्रलाइज किया है। जब 1933 में उन्होंने पूरे देश में एक हरिजन यात्रा निकाली थी। 9 महीनों में महात्मा गांधी देश के कोने कोने में हरिजन बस्तियों में गए। उस समय से लेकर आज तक अस्पृश्यता निवारण ऐसा लगता है जैसे अनंत काल का उपक्रम बन गया। इसी अस्पृश्यता निवारण के लिए आजादी के बाद जो एक नई चिंतन और एक नई कोशिश हुई है, ऐसे कुछ चिंतकों की विचारों को संपादित किया गया है। इसमें एक है श्री माधव सुधार सिंह गोलवलकर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संचालक हैं। उनके लेख भाषण में जो मूल बात है, जब हम अस्पृश्यता निवारण के लिए जाते हैं तो यह जिस तरह से व्हाइट मेंस बर्डन होता था, क्या वो स्थिति में जाते हैं या प्रायश्चित के भाव से जाते हैं? उन्होंने प्रायश्चित जनित सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है, क्या प्रायश्चित के साथ जाइए और निवारण के बाद श्रेय लेने के लिए या धन्यवाद देने की मनसा मन में ना हो। दूसरा लेख श्री बाला साहब देवरसी का है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय संचालक हैं। पूना में एक वसंत व्याख्यान माला 140 सालों से हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान माला है। 1974 में श्री देवरस ने उस व्याख्यान माला में अस्पृश्यता निवारण पर जो बात कही थी, जो एक पंक्ति कही थी, झकझोरने वाली पंक्ति थी, जैसे एक बार लिंकन ने दास्ता के सवाल पर करो या मरो की स्थिति की बात की थी और कहा था कि दास्ता अगर गलत नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं है। श्री देवरस ने
अपने भाषण में कहा था कि यदि अस्पृश्यता गलत नहीं है तो संसार में कुछ भी गलत नहीं है। तीसरा लेख श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का है। वे विकासशील देशों में उस आवाज में थे जिन्होंने उदारीकरण, वैश्वीकरण के पर एक आवाज बुलंद की थी, एक वैकल्पिक बात की थी। उन्होंने उनकी लेख का सारांश यह है कि समता के साथ समरसता भी आनी चाहिए। बिना समरसता का समता अपने आप में अपूर्ण होता है। ये 3 लेख हैं। इसके साथ एक उडुपी प्रस्ताव है जो विश्व हिंदू परिषद के कर्नाटक अधिवेशन में साधु संतों ने एक मंच पर आकर अस्पृश्यता निवारण का संकल्प किया। ये दोनों पुस्तिकाओं का विमोचन हुआ। अंत में इतना ही कहूंगा कि भारत के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने रामकृष्ण मिशन का हेरिटेज ऑफ इंडिया की जो वॉल्यूम्स आए थे उसमें एक प्रीफेस लिखा था, बहुत छोटा प्रीफेस था। उसमें 3 पंक्तियां उन्होंने कही, मैं भारत को क्यों प्यार करता हूँ, व्हाई आई लव इंडिया। उसका उन्होंने उत्तर दिया था, मैं भारत की पूजा करता हूँ, भारत को प्यार करता हूँ, इसलिए नहीं प्यार करता हूँ कि मेरा जन्म इस मिट्टी में हुआ है। मैं भारत को इसलिए प्यार नहीं करता हूँ कि मैं एक भूगोल को मूर्ति पूजा में बदल देना चाहता हूँ। मैं भारत को इसलिए प्यार करता हूँ कि इसने सभी प्रकार की विडंबनाओं और उतार चढ़ाव के बाद उस बात को जीवित रखा है जिसमें कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान और ब्रह्म को एक माना गया है। तो आज जो बौद्धिक विमर्श है, भारत के बदलाव की विमर्श है, उसका सार यही है कि जब बौद्धिकता अपनी स्वायत्तता और आलोचनात्मकता से दूर भागता है तो उस बौद्धिकता का पतन होता है और सभ्यता, समाज, संस्कृति, संगठन और व्यक्ति सबका पतन होता है। जब बौद्धिकता अपनी स्वायत्तता बनाए रखता है, अपनी आलोचनात्मकता को जीवित रखता है, तो सभ्यता, संस्कृति, व्यक्ति, समाज सबकी प्रोन्नति होती है। उसका एकमात्र उदाहरण रोमन सभ्यता है। जब रोम की सभ्यता में बौद्धिकता का स्थान नीचे गया, भौतिकता का स्थान ऊपर गया, बौद्धिकता भौतिकता की दास बन गई, तो इतनी बड़ी सभ्यता को मिटते हुए समय नहीं लगा। भारत में बौद्धिकता जीवित है। इसका एक अंक उदाहरण मैं महात्मा गांधी से देना चाहता हूं। कांग्रेस के अभिन्न अंग होते हुए भी जहां जरूरत पड़ती थी, निर्णायक तरीके से कांग्रेस की आलोचना करते थे, कांग्रेस के नेतृत्व की आलोचना करते थे। जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर उन्होंने कहा, तुम्हारे इस लंबे पत्र में सामाजिक सौहार्द और अस्पृश्यता निवारण का दो शब्द नहीं है। तुम किस प्रकार भारत का नेतृत्व करोगे? इस प्रकार की बौद्धिकता भारत में जीवित है। इसलिए हमारी सभ्यता सनातन मानी जाती है, संस्कृति सनातन मानी जाती है। और सभी उतार चढ़ाव के बाद हम उस रविंद्रनाथ टैगोर के उन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं कि ब्रह्म और ज्ञान दोनों इनफाइनाइट की खोज में लगातार हम जीवित हैं। धन्यवाद।